जरा इमेजिन कीजिए एक बहुत ही घने और अराजक जंगल को। मतलब एक ऐसा जंगल जहाँ रास्ते ना पल पल बदलते हैं, जहाँ कोई भी पुराना जीपीएस काम नहीं करता। हाँ, और हर कदम पर एक नई चुनौती होती है। बिल्कुल, हर मोड़ पर एक नया जोखिम है और किसी को नहीं पता कि अगला खतरा कहाँ से आएगा। अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना, तो आज की जो आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। मतलब यहाँ सर्वाइवल के लिए, मार्केट में टिके रहने के लिए हम हर रोज नई तकनीकों का सहारा लेते हैं। सही बात है। हम नए नए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, बहुत महंगे कंसल्टेंट्स हायर करते हैं। हाँ, और हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड से निकले जो पश्चिमी मैनेजमेंट सिद्धांत हैं उन्हें अपनी कंपनियों में लागू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसा नजरिया पेश करने वाले हैं जो मैनेजमेंट को देखने के इस पूरे नजरिए को ना पूरी तरह से पलट कर रख देगा। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब हम हमेशा पीटर ड्रकर या फ्रेडरिक टेलर जैसे विचारकों को मैनेजमेंट का जनक मानते आए हैं। बिल्कुल। हमारे इस कॉर्पोरेट कल्चर में ना ये एक आम धारणा बन गई है कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एचआर मैनेजमेंट हो गया, मर्जर और एक्विजिशन हो गया, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब 20वीं सदी की पश्चिमी दुनिया की देन है। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस कॉर्पोरेट जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने का या एक मजबूत कंपनी खड़ी करने का सबसे सटीक और अचूक ब्लूप्रिंट आज से 2400 साल पहले ही भारत में ताड़ के पत्तों पर लिख दिया गया था। और यही बात इस डीप डाइव को इतना रोमांचक बनाती है ना? आज हम राधा कृष्णन पिल्लई द्वारा लिखित मशहूर किताब कॉर्पोरेट चाणक्य के अहम हिस्सों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य ये डिकोड करना है कि कैसे प्राचीन भारत के सबसे महान रणनीतिकार चाणक्य या कौटिल्य के सिद्धांतों को आज के ऑफिस की राजनीति, लीडरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट में सीधे तौर पर लागू किया जा सकता है। बिल्कुल, और सुनने वालों को ये समझना होगा कि ये कोई इतिहास का उबाऊ लक्ष्य नहीं है। हाँ, एकदम नहीं। बल्कि आज के कट थ्रोट कॉर्पोरेट जीवन में ना सिर्फ टिके रहने बल्कि राज करने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ना किताब के लेखक राधाकृष्णन पिल्लई की अपनी बैक स्टोरी को समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। सही कहा, क्योंकि ये किताब सिर्फ एक एकेडमिक रिसर्च नहीं है, बल्कि एक बिजनेसमैन की अपनी खुद की खोज का नतीजा है। पिल्लई एक ऐसे युवा थे जिन्होंने पूरी तरह से मॉडर्न वेस्टर्न मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। अच्छा। हाँ, और जब उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया, जो कि एक स्पिरिचुअल टूरिज्म कंपनी थी, तो शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जहां उन्हें लगा कि उनके पास किताबी ज्ञान और थ्योरी तो बहुत है, लेकिन कुछ बहुत ही बुनियादी कमी खटक रही है। मतलब कुछ मिसिंग है। हाँ, वेस्टर्न मैनेजमेंट उन्हें ये तो सिखा रहा था कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, लेकिन एक लीडर के तौर पर मानसिक संतुलन और लंबे समय तक टिके रहने का जो विजन होता है ना, वो वहां गायब था। और ये खालीपन उन्हें तब समझ आया जब वे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। उस यात्रा ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे वहां से लौटकर सीधे केरल के चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन के एक आश्रम में पहुंच गए। सोचिए, एक मॉडर्न बिजनेसमैन। वही तो, एक मॉडर्न बिजनेसमैन अपने ऑफिस की चकाचौंध से दूर एक आश्रम में प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के तहत अर्थशास्त्र के 6000 सूत्रों का गहरा अध्ययन कर रहा है, वो भी सीधे संस्कृत में। अरे वाह! और फिर उन्होंने उन हजारों साल पुराने सूत्रों को आज के कॉर्पोरेट भाषा में डिकोड किया। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिन चाणक्य के सूत्रों का उन्होंने अध्ययन किया, वे कोई साधारण दार्शनिक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वो राज्य आपस में लड़ रहे थे, तब चाणक्य ने आर्यावर्त यानी एक अखंड भारत की कल्पना की थी। वे चंद्रगुप्त मौर्य के किंग मेकर थे। और सिकंदर को वापस भेजने के पीछे भी तो उन्हीं का दिमाग था ना। एकदम सही। विश्व विजय का सपना देखने वाले सिकंदर की सेना को भारत की सीमाओं से वापस लौटने पर मजबूर करने के पीछे जो सबसे बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक दिमाग था, वो चाणक्य का ही था। उन्होंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। अगर हम चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना आज की दुनिया से करें ना, तो मुझे ये पूरी किताब कॉर्पोरेट जगत के लिए एक ओपन सोर्स कोड की तरह लगती है। मतलब एक ऐसा प्राचीन और लचीला कोड जिसे किसी भी आधुनिक कंपनी के स्ट्रक्चर में आसानी से फिट किया जा सकता है। हाँ, फिर चाहे वो एक छोटा टेक स्टार्टअप हो या कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। बिल्कुल। और इसी कोड में ताकत या पावर की बहुत ही शानदार व्याख्या की गई है। किताब में बताया गया है कि किसी भी संगठन में ताकत मुख्य रूप से 3 रूपों में होती है।
पहली है बौद्धिक शक्ति यानी ज्ञान और विजन। दूसरी है जनशक्ति यानी आपकी टीम, आपका वर्कफोर्स और आपके स्टेक होल्डर्स। और तीसरी है वित्तीय शक्ति यानी एक मजबूत बैलेंस शीट और कैश फ्लो। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, पूछिए। या फिर टैलेंट ही सब कुछ है? लेकिन चाणक्य के अनुसार केवल ज्ञान होना काफी क्यों नहीं है? इन तीनों शक्तियों का संतुलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चाणक्य ने इस बात को अर्थशास्त्र में एक बहुत ही सटीक और गहरे उदाहरण से समझाया। उनका कहना है कि जिस राजा या लीडर के पास सत्ता और संसाधन तो हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, वो एक अंधा और मदमस्त हाथी की तरह होता है। एक अंधा और मदमस्त हाथी। हाँ, जरा इस विजुअल की कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़ा हाथी है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वो नशे में है। और अगर उस हाथी का महावत भी अनुभवहीन हो तो वो क्या करेगा? वो तो सब कुछ तबाह कर देगा। बिल्कुल। वो दुश्मन को तो बाद में मारेगा, पहले अपने ही रास्ते में आने वाली हर चीज को, अपने ही प्रजा को रौंद कर रख देगा। ये उदाहरण तो सीधे दिमाग में छप जाता है। अगर हम इसे आज के मॉडर्न स्टार्टअप कल्चर से जोड़ें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नए फाउंडर को वेंचर कैपिटलिस्ट से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिल जाए। मतलब उसके पास वित्तीय शक्ति आ गई। हाँ। वो उस पैसे से एक बड़ी टीम भी हायर कर लेता है, यानी उसके पास जनशक्ति भी आ गई। लेकिन अगर उस फाउंडर के पास मार्केट की समझ नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म विजन या बौद्धिक शक्ति नहीं है, तो वो बस अंधाधुंध पैसा जलाएगा। एकदम सही कह रही हैं आप। वो अपनी ही कंपनी के कल्चर को खराब करेगा और अंत में वो स्टार्टअप उसी मदमस्त हाथी की तरह खुद ही गिरकर तबाह हो जाएगा। बिल्कुल। सिर्फ ज्ञान होना भी काफी नहीं है, क्योंकि बिना पैसे और टीम के आप सिर्फ एक कमरे में बैठकर आइडिया ही सोच सकते हैं। मतलब ज्ञान आपको एक दिशा देता है कि जाना कहाँ है। जनशक्ति आपको उस दिशा में आगे बढ़ने की ऊर्जा और मेहनत देती है। और वित्तीय शक्ति ये सुनिश्चित करती है कि रास्ते में जब भी रुकावटें आएं तो आपके पास सरवाइव करने के लिए जरूरी संसाधन हों। मतलब तीनों का सिंक में होना जरूरी है। हाँ, जब तक ये तीनों बौद्धिक, जन और वित्तीय शक्तियां एक साथ काम नहीं करती, कोई भी साम्राज्य या कॉरपोरेट संगठन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तो ज्ञान और इन तीनों ताकतों के संतुलन को समझने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि इस पूरी चीज को संभालने के लिए एक मजबूत ढांचा या स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया जाता है। किताब में किसी भी साम्राज्य या आज के संदर्भ में कहें तो किसी भी बिजनेस एम्पायर के 7 स्तंभ बताए गए हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि ये हजारों साल पुराने कॉन्सेप्ट को सीधे आज के बोर्डरूम से जोड़ता है। जी हाँ, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग या सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया है, जिन्हें आज की कॉर्पोरेट भाषा में बड़ी आसानी से मैप किया जा सकता है। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। चलिए। पहला है स्वामी या राजा, जो आज की किसी भी कंपनी का सीईओ, फाउंडर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो पूरे विजन को ड्राइव करता है। दूसरा है अमात्य या मंत्री, जो आज के मैनेजर्स और डिपार्टमेंट हेड्स हैं। ये वो लोग हैं जो सीईओ के विजन को जमीन पर उतारते हैं। और तीसरा स्तंभ है जनपद या राष्ट्र, जो आज के संदर्भ में कंपनी का मार्केट या उसकी टारगेट ऑडियंस है। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई बाजार ही नहीं है, तो आपका साम्राज्य तो वैसे ही खत्म है। बिल्कुल। चौथा स्तंभ थोड़ा ट्रिकी लगता है, दुर्ग यानी मजबूत किला। प्राचीन काल में तो किले दुश्मनों से बचने के लिए होते थे। आज के जमाने में जब सब कुछ क्लाउड पर है, तो ये किला क्या है? ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। आज का किला सिर्फ ईंट पत्थर का हेडक्वार्टर नहीं है। आज का दुर्ग है आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके पेटेंट्स और सबसे अहम आपका डेटा और साइबर सिक्योरिटी। ओहो, मतलब डेटा सिक्योरिटी आज का किला है। जी। जैसे पहले राजा अपने किले की दीवारें ऊंची करते थे ताकि कोई घुसपैठ ना कर सके, आज कंपनियां फायरवॉल और एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करती हैं ताकि कोई उनका डेटा ना चुरा सके। बहुत खूब। इसके बाद 5वां स्तंभ है कोष या राजकोष, यानी आपका फाइनेंस और रिजर्व फंड। छठा है दंड या सेना, जो आपकी पूरी वर्कफोर्स या टीम है जो मार्केट में जाकर कंपटीशन से लड़ती है। और 7वां और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला स्तंभ है मित्र, यानी आपके एलाइज, जो आज के समय में कंसल्टेंट्स, लीगल एडवाइजर्स या पीआर एजेंसियां हो सकती हैं। एक राजा को हमेशा अच्छे सलाहकारों की जरूरत होती है जो उसे बाहरी नजरिया दे सकें।
इन 7 स्तंभों का ये आधुनिकीकरण वाकई बहुत शानदार है, लेकिन इन सबको एक साथ बांध कर रखने के लिए चाणक्य ने अनुशासन और दंड पर बहुत जोर दिया है। पिल्लई की किताब में एक बहुत ही रोचक और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला नियम बताया गया है। कौन सा? चाणक्य के समय में अगर कोई लेखाधिकारी यानी अकाउंटेंट 1 महीने तक अपना हिसाब किताब जमा नहीं करता था तो उस पर 200 पण, जो उस समय की मुद्रा थी, का भारी जुर्माना लगाने का नियम था। अब यहाँ मैं थोड़ा विरोध करना चाहूंगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये पॉइंट आज के वर्क कल्चर से थोड़ा टकराता है। आज हम एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर की बात करते हैं। हम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मेंटल हेल्थ डेज और फ्लैट हायरार्की की वकालत करते हैं। लोग पहले क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं। सही बात है। ऐसे माहौल में पेनल्टी या इतने कड़े दंड की बात करना क्या बहुत कठोर, टॉक्सिक और आउटडेटेड तरीका नहीं लगता? मतलब क्या ये आज की मॉडर्न एचआर पॉलिसीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं है? ये बहुत ही स्वाभाविक आपत्ति है और पहली नजर में ये नियम बहुत क्रूर लग सकता है। लेकिन हमें इसे थोड़ा गहराई से इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। चाणक्य का दंड किसी बॉस की क्रूरता या माइक्रो मैनेजमेंट का प्रतीक नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक सिस्टम है। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि सिस्टम में कड़े नियम न हो या दंड का भय बिल्कुल खत्म हो जाए तो एक अराजकता फैल जाती है, जहां ताकतवर और चालाक लोग हमेशा कमजोर और ईमानदार लोगों का शोषण करने लगते हैं। अगर एक अकाउंटेंट काम नहीं कर रहा तो उसका असर उस मजदूर पर भी पड़ेगा जिसे समय पर वेतन नहीं मिल रहा। इसलिए सिस्टम को बचाने के लिए अनुशासन जरूरी है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि दंड का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि सिस्टम की इंटेग्रिटी को बनाए रखना है, ताकि एक व्यक्ति की लापरवाही का नुकसान पूरे संगठन को न उठाना पड़े। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात जो चाणक्य को एक महान विचारक बनाती है वो ये है कि ये दंड सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए नहीं था, तो लीडर्स के लिए भी था। हाँ, चाणक्य का न्याय का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई साधारण कर्मचारी गलती करता है तो उसे जो दंड मिलेगा बिल्कुल वही गलती अगर कोई मंत्री या राजा करता है तो उसे उस साधारण व्यक्ति से 4 गुना बड़ा दंड मिलना चाहिए। रुकिए, 4 गुना बड़ा दंड एक लीडर के लिए? आमतौर पर तो हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट दुनिया में जो कोई बड़ा घोटाला होता है तो निचले स्तर के कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है और सीईओ गोल्डन पैराशूट लेके निकल जाते हैं। चाणक्य लीडर्स के लिए इतनी कठोरता क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि एक लीडर के पास अधिकार और प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी एक गलती सिर्फ उसकी अपनी गलती नहीं होती। एक सीईओ का गलत फैसला पूरी कंपनी को डुबा सकता है, हजारों लोगों की नौकरियां छीन सकता है। ये तो है। इसीलिए चाणक्य ने राजर्षि की अवधारणा दी। राजर्षि 2 शब्दों से बना है, राजा और ऋषि, यानी एक ऐसा लीडर जिसके पास सत्ता तो राजा की है लेकिन मन एक ऋषि या संत का है। राजर्षि वह नेता है जिसके लिए उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी, उसके निजी अधिकारों से कहीं ऊपर है। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। किताब में इसका एक बहुत ही रियल वर्ल्ड उदाहरण दिया गया है जो इस बात को एकदम साफ कर देता है। एक बहुत ही मशहूर भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी। उन्हें एक बहुत बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिल रहा था। लेकिन एक राजनेता ने उस प्रोजेक्ट को पास करने के बदले थोड़ी सी रिश्वत मांगी। प्रोजेक्ट की करोड़ों की कीमत के सामने वो रिश्वत ना के बराबर थी। कोई भी आम बिजनेसमैन उसे देकर प्रोजेक्ट ले लेता। बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन उस कंपनी के लीडर ने, जो एक राजर्षि की तरह सोचता था, अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय वो प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। कंपनी को शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन लंबी अवधि में क्या हुआ? वो सबसे भरोसेमंद कंपनी बन गई। हाँ, आज वही कंपनी पूरे देश की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक मानी जाती है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। यही राजर्षि होने का मतलब है, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यूज से समझौता न करना। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत ही अहम पड़ाव पर ले आता है। हमने एक अच्छे ढांचे और कड़े अनुशासन की बात कर ली, लेकिन कोई भी संगठन ईंट पत्थर या सिर्फ नियमों से नहीं चलता। उसे चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है लोग, यानी कर्मचारी। जी। तो चलिए इस विश्लेषण को मानव संसाधन और ह्यूमन साइकोलॉजी की ओर ले चलते हैं। चाणक्य ने कर्मचारियों के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने लोगों को मैनेज करने और प्रेरित करने के 4 ऐसे तरीके बताए थे जो आज भी हर एचआर डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा होते हैं। कौन से 4 तरीके? भले ही वे इसे अलग नाम से बुलाते हों, साम, दाम, दंड और भेद। हाँ, ये चारों शब्द सुनने में बहुत कूटनीतिक लगते हैं,
लेकिन आज के मॉडर्न ऑफिस में ये कैसे काम करते हैं? एक मैनेजर इन्हें प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इसे ना एक प्रोग्रेशन या सीढ़ियों की तरह समझना चाहिए। जब कोई कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहा हो या उसका प्रदर्शन गिर रहा हो, तो एक अच्छे लीडर को सीधे उसे फायर नहीं करना चाहिए। वो तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले साम यानी काउंसलिंग या परामर्श का इस्तेमाल होना चाहिए। उससे वन ऑन वन बात की जाए, ये समझा जाए कि क्या उसे कोई पर्सनल परेशानी है या उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है तो दाम का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी उसे सही रिवॉर्ड, प्रमोशन या बढ़िया अप्रेजल दिया जाए। अच्छे काम की कीमत चुकाना ही दाम है। और अगर समझाने और इंसेंटिव देने के बाद भी कोई सुधार ना हो? तब बारी आती है तीसरे तरीके की, दंड। जब कोई बार बार नियम तोड़े, कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन करे, तो उसे चेतावनी देना, डिमोट करना या पेनल्टी लगाना जरूरी हो जाता है। और ये भेद क्या है? चौथा तरीका है भेद यानी डिवीजन। इसका इस्तेमाल बहुत ही खास परिस्थितियों में होता है। मान लीजिए ऑफिस में कुछ लोग एक टॉक्सिक गोटी या पॉलिटिक्स बना रहे हैं जो पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। अरे वो तो हर ऑफिस में होता है। हाँ, ऐसे में एक लीडर को कूटनीति से काम लेते हुए उनके बीच भेद पैदा करना होता है, यानी उस ग्रुप को तोड़कर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डालना होता है ताकि संगठन का नुकसान ना हो। ये तो वाकई एचआर मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। इसमें कोई थ्योरी नहीं बल्कि प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक और चीज जो मुझे किताब में बहुत दिलचस्प लगी वो उन लोगों के लिए है जो कोई खानदानी बिजनेस संभालते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी में अचानक सीईओ बनकर आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई नया युवा लीडर कंपनी की कमान संभालता है तो वो पहले दिन ही सब कुछ बदल देना चाहता है। वो पुराने सिस्टम को आउटडेटेड बताकर रातों रात क्रांति लाना चाहता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नए वारिस या नई लीडर को कभी भी अचानक झटके नहीं देने चाहिए। उसे अपने पूर्वजों या पुराने मैनेजमेंट की बुराइयों को सार्वजनिक रूप से छुपाना चाहिए, उन पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? इसके बजाय जो अच्छाइयां हैं, जो चीजें काम कर रही हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको कोई बदलाव लाना भी है तो वो धीरे धीरे एक एवोल्यूशन की तरह होना चाहिए, न कि रातों रात एक रेवोल्यूशन की तरह। इससे कंपनी में पैनिक नहीं फैलता। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी चुनौती है पीढ़ियों का अंतर या जनरेशन गैप। आज के ऑफिस में 50 साल के अनुभवी लोग भी काम कर रहे हैं और 22 साल के जेन जेड एम्प्लॉइज भी। इन दोनों को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए? किताब में इस डायनामिक को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। एक सफल संगठन वो है जो पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक सही संतुलन बनाए रखे। चाणक्य के अनुसार पुरानी पीढ़ी के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा जरूरत सुरक्षा और सम्मान की होती है। बिल्कुल। एक लीडर को यह समझना चाहिए कि उनका अनुभव किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मार्केट में कोई बड़ा संकट आता है, तब कोई नया सॉफ्टवेयर काम नहीं आता, तब उन पुराने लोगों का अनुभव ही कंपनी को बचाता है। दूसरी ओर युवा पीढ़ी में अपार गतिशीलता, रिस्क लेने की क्षमता और नई ऊर्जा होती है। मैं ना इस बात को एक विजुअल से समझाना चाहूंगी। मान लीजिए एक बहुत ही सफल कंपनी एक बहती हुई नदी की तरह है। उस नदी में अनुभव का पुराना पानी और नवीनता का नया पानी एक साथ बह रहे हैं। अगर नदी में सिर्फ पुराना पानी रहेगा तो वो एक तालाब की तरह ठहर जाएगी और उसमें ठहराव आ जाएगा। बिल्कुल। और अगर सिर्फ नया पानी बहुत तेजी से आएगा तो नदी में उफान आ सकता है और वो किनारों को तोड़ सकती है। मतलब अनुभव और नवीनता का साथ साथ बहना ही उस नदी को जीवंत और उपयोगी बनाता है। ये बहुत ही सटीक समानता है। दोनों पीढ़ियों को एक दूसरे की जरूरत है और लीडर का काम उन दोनों के बीच एक पुल बनाना है। एचआर के इसी विषय में एक और पॉइंट ने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो क्या? आज के दौर में जब हर कंपनी बढ़ते एट्रिशन रेट और एम्प्लॉय टर्नओवर से परेशान है, लोग अचानक नौकरी छोड़ देते हैं। ऐसे में चाणक्य हजारों साल पहले नौकरी छोड़ने वालों के लिए एक नियम लिखते हैं। वे कहते हैं कि जो कर्मचारी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं उन्हें प्रशंसा पत्र यानी एक अच्छा रेफरेंस लेटर, कुछ उपहार और ढेर सारी शुभकामनाएं देकर पूरे सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। हाँ। आज भी कई बॉस किसी के इस्तीफे को ना पर्सनल इंसल्ट मान लेते हैं, लेकिन चाणक्य ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चाणक्य का नजरिया बहुत दूरदर्शी था। वे जानते थे कि कॉर्पोरेट दुनिया या कोई भी बाजार बहुत छोटा होता है।
जब आप किसी कर्मचारी को गंदे तरीके से निकालते हैं तो वो बाहर जाके 10 लोगों को आपकी कंपनी की बुराई बताता है। एकदम सही बात है। लेकिन जब आप किसी को सम्मान के साथ अच्छे नोट पर विदा करते हैं तो आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं खो रहे होते हैं, बल्कि आप बाहर की दुनिया में अपनी कंपनी का एक पक्का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे होते हैं। एक असली नेता का काम सिर्फ काम निकलवाना नहीं है। बॉस को एक मेंटर या शिक्षक होना चाहिए। उसका असली विजन ये होना चाहिए कि वो अपने अंडर काम करने वालों को इतना काबिल बना दे कि वे कल को खुद बड़े लीडर्स बन सकें। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है। हमने लीडरशिप के अच्छे पहलुओं पर काफी बात कर ली, लेकिन अब इस डीप डाइव के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो शायद हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है। एक सफल कॉर्पोरेट लीडर से वो कौन सी गलतियां होती हैं जो उसके बनाए बनाए साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह ढा सकती हैं? मतलब एक नेता के पतन के क्या कारण होते हैं? अर्थशास्त्र में पतन के जो कारण बताए गए हैं उन्हें सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये आज की ही किसी बड़ी टेक कंपनी के डूबने की केस स्टडी है। चाणक्य कहते हैं कि एक लीडर का पतन तब शुरू होता है जब वो अपनी कंपनी के अच्छे, ईमानदार और टैलेंटेड लोगों का तिरस्कार करने लगता है। अच्छा। हाँ, और जब वो चापलूसों और दुष्ट लोगों का पक्ष लेने लगता है क्योंकि वे वही बोलते हैं जो लीडर सुनना चाहता है। हाँ, जिसे आज हम इको चैम्बर कहते हैं। लीडर सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता है। बिल्कुल। इसके अलावा जब लीडर उन प्रोजेक्ट्स या वस्तुओं को नष्ट करने लगता है जो कंपनी के लिए लाभकारी हैं, सिर्फ अपने अहंकार के कारण, जब वो बात बात पर अनुचित और नए दंड शुरू कर देता है जिससे कर्मचारियों में खौफ बैठ जाए। और पतन का सबसे बड़ा कारण तब होता है जब एक राजा या लीडर अपने ही कर्मचारियों को बाहरी खतरों से बचाने के बजाय खुद उनका शोषण करने लगे, उनका हक मारने लगे। जब टीम का लीडर पर से भरोसा उठ जाता है तो साम्राज्य खत्म हो जाता है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये सत्ता के दुरुपयोग की बात है। जब कोई लीडर या सीईओ बहुत पावरफुल हो जाता है तो उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। पिल्लई ने किताब में ये बहुत अच्छे से समझाया है कि लीडरशिप सिर्फ एक रुतबा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही बात है। फायदा उठाएं। आपको अपने हर फैसले का असर संगठन के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति पर सोचना होता है। और इसी गहरी जिम्मेदारी के एहसास से जन्म होता है उस चीज का जिसे आज हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR कहते हैं। अरे हाँ, CSR। हम अक्सर सोचते हैं कि समाज को वापस लौटाने का एक कॉन्सेप्ट कुछ दशकों पुराना है, लेकिन चाणक्य ने हजारों साल पहले एक सूत्र लिखा था, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानाम च हिते हितम। इसका मतलब है कि प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है और प्रजा के लिए जो लाभकारी है उसी में राजा का लाभ है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। अगर एक कंपनी सिर्फ अपना अंधा मुनाफा देखती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है या अपने कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक शोषण करती है तो वह समाज उसे बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा। टिकाऊ बिजनेस वही है जो समाज की भलाई से जुड़ा हो। ये बात कितनी लॉजिकल है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यावहारिक और रोजमर्रा की चुनौती आ रही है। मान लीजिए कॉर्पोरेट पदानुक्रम या हायरार्की में कोई टकराव हो जाए। कैसा टकराव? अक्सर कई बड़ी कंपनियों में मैट्रिक्स रिपोर्टिंग होती है, जहां एक कर्मचारी को 2 अलग-अलग मैनेजर्स को रिपोर्ट करना होता है। अब अगर दोनों बॉस अलग-अलग और विरोधाभासी निर्देश दें, तो एक बेचारे कर्मचारी को क्या करना चाहिए? ये तो कॉर्पोरेट जगत का एक क्लासिक बुरा सपना है। ये वाकई एक बहुत ही आम और तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन किताब में चाणक्य के आधार पर इसका बहुत ही स्पष्ट समाधान दिया गया है। क्या है वो समाधान? जब 2 वरिष्ठ अधिकारियों से आपस में टकराने वाले आदेश मिलें, तो एक कर्मचारी को घबराने की बजाय शांत दिमाग से ये विचार करना चाहिए कि उन दोनों आदेशों में से कौन सा आदेश व्यापक रूप से सबके लिए सबसे ज्यादा हितकारी है। मतलब जिससे सबका फायदा हो। जी, यानी किस फैसले से संगठन का, कंपनी का और ग्राहकों का सबसे ज्यादा भला होगा। उसे किसी एक बॉस को खुश करने के बजाय उस बड़े उद्देश्य का पालन करना चाहिए जो कंपनी के कोर वैल्यूज के करीब हो। लेकिन इसके लिए तो उस कर्मचारी को खुद बहुत समझदार होना पड़ेगा ना। उसे कंपनी के विजन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इस बात पर जोर देता है कि किसी भी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को बौद्धिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। उसे सिर्फ यस मैन नहीं होना है, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव और विश्लेषण को समेटे तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। आधुनिक मैनेजमेंट की चुनौतियां और कॉर्पोरेट चाणक्य के प्राचीन समाधानों के बीच एक बहुत ही गहरा और अटूट रिश्ता है। एकदम सही। इस चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है वो ये है कि बिजनेस कभी भी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता।
चाहे कोई अपना खुद का नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हो या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा हो, अर्थशास्त्र ये सिखाता है कि सफल प्रबंधन केवल एक्सेल स्प्रेडशीट, प्रॉफिट मार्जिन या क्वार्टरली टारगेट्स को पूरा करने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं गहरा है। ये मानवीय मनोविज्ञान को समझने के बारे में है, ये टीम में भरोसा जगाने के बारे में है, ये मुश्किल वक्त में नैतिकता बनाए रखने के बारे में है और एक ऐसा स्पष्ट विजन होने के बारे में है जो लोगों को प्रेरित कर सके। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये पूरी चर्चा हमें ये याद दिलाती है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की दुनिया में चाहे कितने भी आगे निकल जाएं, किसी भी संगठन की असली बुनियाद हमेशा उसके लोग ही होते हैं। बिल्कुल। जब एक बॉस अपनी कुर्सी के अहंकार और पावर ट्रिप को छोड़कर अपनी टीम के लिए एक परामर्शदाता, एक मेंटर की भूमिका अपना लेता है, तो उस पूरे कार्यस्थल का माहौल जादुई रूप से बदल जाता है। तब लोग सिर्फ डर की वजह से या महीने के अंत में मिलने वाली तनख्वाह के लिए काम नहीं करते। वे सम्मान के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए और उस लीडर के विजन को सच करने के लिए काम करते हैं। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी आज के कॉर्पोरेट जगत को सबसे ज्यादा जरूरत है। हर पेशेवर को, हर मैनेजर को ये जरूर आजमाना चाहिए। किसी भी लीडर को अपने वर्कप्लेस में अपनी टीम के साथ इन प्राचीन सिद्धांतों, चाहे वो राजर्षि का कॉन्सेप्ट हो या साम दाम दंड भेद का सही इस्तेमाल हो, इन्हें धीरे धीरे लागू करके देखना चाहिए। इसे लागू करने पर कोई भी यह साफ तौर पर महसूस कर सकता है कि कैसे टीम की प्रोडक्टिविटी और लॉयल्टी में एक सकारात्मक बदलाव आने लगता है। और अंततः यह बदलाव ही है जो किसी भी कंपनी को एक साधारण पैसे कमाने वाली मशीन से निकालकर एक महान संस्थान में बदल देता है। एक ऐसा संस्थान जो आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाता है। तो आज के इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए मैं वापस उसी जंगल वाले विचार पर आना चाहूंगी जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने बात की थी कि आज का कॉर्पोरेट जगत एक ऐसा घना जंगल है जहां सही रास्ता खोजने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक थ्योरीज ढूंढते रहते हैं। लेकिन असल में इस जंगल का सबसे सटीक नक्शा हजारों साल पुराना है। ये ना सोचने वाली बात है, अगर 2400 साल ईसा पूर्व लिखे गए नियम आज के इस मॉडर्न और एआई संचालित कॉर्पोरेट जगत की रोजमर्रा की समस्याओं का इतना सटीक और मनोवैज्ञानिक समाधान दे सकते हैं। मेरा मतलब है, अगर ये आज भी इतने प्रासंगिक हैं, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि हमारी तकनीक, हमारे गैजेट्स, हमारे बात करने के तरीके और हमारे कपड़े भले ही बदल गए हों, लेकिन इंसानी फितरत, इंसान की सत्ता की भूख और सफलता का मूल मंत्र आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। आधुनिक मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा नया ट्रेंड होगा जो अगले 2400 सालों तक टिक पाएगा? क्या कोई ऐसा ट्रेंड है भी, या संकट के समय हम इंसान बार बार इन्हीं प्राचीन आजमाए हुए सिद्धांतों की ओर लौटते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हर लीडर को अपने आप से पूछना चाहिए।